हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती सिलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर आपका स्वागत करता हूं करंट मुद्दे में। और इस बार मैं टॉप 100 रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लाया हूं। ये थोड़ा अलग होगा क्योंकि आप लोग क्या करते हो, नॉर्मली रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ते हो। मैं इस रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ में कई सारे और क्वेश्चंस कराऊंगा जो इससे लिंक्ड होंगे, और ऐसा पूरा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ामों में दिखाई पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन को। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुका है, 13 टाइम्स, 13 बार ये रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहली बात इसके अंदर क्या करा गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूरी स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी की उस टाइम पर मांग की गई थी। और मांग करने के बाद सबसे पहले हमारे देश में क्या किया गया था, एक ट्राई कलर मतलब जो तिरंगा था उसको लहराया गया था। ठीक है, तो इस पे दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, एक तो पूर्ण स्वराज वाला, ठीक है, कि पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई थी, या फिर एक और क्वेश्चन की जो ट्राई कलर फ्लैग है वो सबसे पहली बार कब लहराया गया था। ठीक, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसके अंदर नेक्स्ट आते हैं कि इसके साथ के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या क्या इसमें पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर एक ये बनता है कि ठीक है, जिस टाइम पर लाहौर सेशन हो रहा था उस टाइम पर प्रेसिडेंसी जो थे कौन कर रहे थे, या प्रेसिडेंट कौन था जो उस टाइम पर इस सेशन को लीड कर रहा था। तो उस टाइम पर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो क्या कर रहे थे, इस लाहौर सेशन की प्रेसिडेंसी कर रहे थे। इसकी डेट पूछी जा सकती है कि डेट क्या था। दिसंबर 31 1929 को क्या किया गया था, सबसे पहली बार इस तिरंगे को क्या करा गया था, लहराया गया था। ठीक, फिर आगे चलकर क्या हो गया, उसी टाइम पर आगे चलकर जनवरी 26 को ये डिसाइड करा गया कि भाई हमारा जो 26 जनवरी होगा हम उसको क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे फिक्स कर देंगे, और आगे आने वाले टाइम में इसी दिन हम क्या करेंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, फिर और आगे हम इसके चलते हैं तो और आगे एक और फैक्ट आता है, कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन कि हमारा जो ट्राई कलर है वो किसके द्वारा, या मतलब किसने इसका डिज़ाइन किया था, किसने इसको बनाया था आगे जाकर, वो किसने बनाया था, पिंगाली वेंकैया ने हमारे झंडे का क्या करा था, डिज़ाइन करा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच स्टार्टेड इन सितंबर 1929, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग्य आंदोलन जिसको हम कहते हैं, जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, उसको गांधी जी ने निकाल मतलब विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था चोरा चोरी कांड के बाद। तो वो पूछ रहा है कि कब इसको वापस लिया गया था, कब ये कांड हुआ था। ठीक है, तो इसकी डेट हम याद रखेंगे, सबसे पहली बात कि फरवरी 1922 मतलब 1922 फरवरी में इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इसके कुछ हम फैक्ट्स पढ़ते हैं कि ये कांड क्या था, क्या हुआ था। देखो इसमें सिंपल सा बताता हूँ। हुआ क्या था कि चोरा चोरी क्या है, एक जगह है, कहाँ पर है ये जगह, ये लोकेशन पूछी जा सकती है। गोरखपुर यूपी में चोरा चोरी नाम की क्या है, एक जगह है, जहाँ पर क्या होता है कि एक पुलिस होता है, पुलिस वाला होता है, वो क्या करता है कि जो लिक्विड शॉप होती है यानी दारू की जो दुकान होती है, वहाँ पे कुछ होते हैं जो ले रहे होते हैं, तो उनको क्या करता है, परेशान करता है, थोड़ी सी वहाँ पर मारपीट वगैरह होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ किसान होते हैं, जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं, भड़क जाते हैं। तो भड़क जाने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ की जो पुलिस चौकी होती है चोरा चोरी वाली, वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। तो आग लगाने की वजह से ये जो इंसिडेंट था, जिन गांधी जी ने जिन्हें स्टार्ट करा था, और ये इंसिडेंट एक तरीके का क्या था, नॉन वायलेंट इंसिडेंट था। और यहाँ पर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंसी क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंसी क्रिएट होने की वजह से गांधी जी को ये क्या करना पड़ता है, मजबूरन वापस लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक दो चीज़ हम याद रखेंगे। एक तो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 4 सितंबर 2020 को याद हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और इसकी लोकेशन क्या थी, इसकी लोकेशन थी चोरा चोरी गोरखपुर यूपी। ठीक है,
अब इसको स्टार्ट करने का रीज़न क्या था, मेनली इसके क्या रीज़न थे? देखो, इसके कुछ लीडिंग फैक्टर्स थे, जैसे रोलेट एक्ट हो गया, या फिर जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था जहाँ पर इतने सारे लोगों को मार दिया गया था। तो ऐसी कुछ पॉलिसी से हम लोग परेशान थे, इंडिया के देशवासी परेशान थे, तो उस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ था, स्टार्ट करा गया था। और इसके क्या इफ़ेक्ट देखने को मिले थे, क्या क्या हुआ था इसमें क्या हुआ था, जो कई लोग थे जिनको मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कुछ उपाधियाँ दी थी, उन टाइटल्स को लोगों ने वापस कर दिया था। कई लोगों ने क्या कर दिया था, अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद था क्या, कुछ लोग थे जिन्होंने क्या कर लिया था, कोर्ट वगैरह थे या जिन दरबार में वो अपनी उपस्थिति देते थे, उन सब चीज़ों में मतलब उन्होंने रिफ्यूज़ल कर दिया था, वो जाते नहीं थे वहाँ पर। और गवर्नमेंट जॉब का लोग बहिष्कार कर रहे थे, या बाहर से जो सामान आता था, जिन सामान का हमारे इंडिया में यूज़ होता था, उन फॉरेन गुड्स का भी क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। तो इस तरीके से ये चालू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है कि पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट तीन काथिया सिस्टम वाज ऑब्जर्व्ड एट। कह रहा है कि गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह जो था, जो किसके, जो नील की खेती करने वाले फार्मर्स थे उनके सपोर्ट में करा गया था, वो कहाँ पे करा गया था? तो वो कहाँ करा गया था, वो चंपारण में करा गया था। ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता है। तो इसके अंदर हम कुछ जानते हैं, कुछ बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ तीन काथिया सिस्टम। ये तीन काथिया सिस्टम होता क्या था? तीन काथिया सिस्टम क्या है? तीन काथिया सिस्टम है कि जैसे जो बिहार वगैरह के लोग थे, उन्हें क्या करा गया था, एक नियम था तीन काथिया सिस्टम, जिसके थ्रू क्या था कि जैसे मान लो सपोज़ उनकी ज़मीन है 20 काठा, 20 काठा मतलब एक एरिया होता है जिसमें एक बीघा में 20 काठा आता है। तो उसमें से 3 काठा जो है उन्हें फोर्सफुली उस पर क्या करना पड़ेगा, इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। उससे फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी या नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक, तो उसमें कोई आज़ादी थी नहीं। तो इस तरीके से तो फिर होता क्या है, तो लोग बाग परेशान होते हैं। तो परेशान होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी को बुलाया जाता है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये उठता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? गांधी जी 1915 में या 1915 में कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि सबसे पहला फर्स्ट सत्याग्रह, सबसे पहला जो सत्याग्रह था जो लेड किया गया था बाय गांधी जी के द्वारा, वो कौन सा था? वो चंपारण का सत्याग्रह था। और ये जो सत्याग्रह था ये कब चला था? ये 1917 में इस सत्याग्रह को चलाया गया था या चालू हुआ था। इसमें देखो होता क्या है, इसमें जो चंपारण जो जगह होती है वहाँ के मतलब वहाँ पे क्या होते हैं, कई सारे जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। गांधी जी को बुलाया जाता है। ठीक, तो गांधी जी को बुलाया जाता है। बुलाए जाने के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार को पता चलता है। पता चलने के बाद क्या करती है ब्रिटिश सरकार, उनको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उनको छोड़ने के लिए वो क्या करती है, 100 रुपये मांगती है। तो 100 रुपये जो होते हैं वो गांधी जी क्या करते हैं, देने से मना कर देते हैं। तो जब वो देने से मना करते हैं, इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी को सबसे पहले बापू कहाँ कहा गया था? ये जो चंपारण सत्याग्रह था, इसी टाइम पर सबसे पहले गांधी जी को बापू कहा गया था। और किसके द्वारा कहा गया था? संत रौत के द्वारा गांधी जी को सबसे पहले बापू नाम का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इस प्रोटेस्ट को कैसे बंद किया जाता है? इस प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक बिल आता है जिसको हम कहते हैं चंपारण एग्रेरियन बिल। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है चंपारण एग्रेरियन बिल। ये बिल आने के बाद क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह जो होता है सक्सेसफुली ओवर होता है। और कह सकते हैं हम कि ये एक तरीके का ऐसा सत्याग्रह था जिसमें क्या होती है, सबसे पहले इंडिया को अपनी जीत दिखाई देती है और क्या कहते हैं, जो हमारी ब्रिटिश सरकार होती है कहीं ना कहीं वो हार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सी केवल एकमात्र ऐसी इंदुस साइट है विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड, जहाँ पर क्या है, एक आर्टिफिशियल ब्रिक का डॉक यार्ड है। देखो कुछ याद रखने की इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
इसमें आपको क्या याद रखना है कि बस ये याद रखना है कि जब भी हमारे दिमाग में डॉकयार्ड वर्ड आएगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, लोथल के बारे में सोचेंगे। तो लोथल काफ़ी फेमस है डॉकयार्ड के नाम से, ठीक है, बंदरगाह। और ये लोथल था कहाँ पर, ये था गुजरात में। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मेरे को लगते हैं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो क्या है, जैसे मान लो रिवर के बारे में पूछ सकता है कि भाई जो लोथल जो जगह है गुजरात में, वहाँ पर कौन सी रिवर थी, वहाँ पर कौन सी रिवर थी, वहाँ पर बोगावा थी, ठीक है। या फिर वो जो साइट है, वो साइट कहाँ पर स्थित है, वो साइट कहाँ स्थित है, वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि जैसे हर किसी साइट को किसी न किसी ने खोजा है, निकाला है, तो उसका जो एक्सकेवेटर था जिसने उसकी खुदाई करी थी, खुदाई करके साइट के बारे में बताया था सबसे पहले, वो कौन था, वो था SR राव 1954, ठीक है। अब इसके अंदर फेमस क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई जो ब्रॉन्ज की जो आइडल थी वो कहाँ पाई गई थी, या बेंगल्स कहाँ पाए जाते थे, या राइस वगैरह कहाँ पाए जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछ सकता है। एक तो डॉकयार्ड, जो हमें फेमस डॉकयार्ड मिला वो कहाँ, लोथल में मिला। यहाँ पर राइस हस्क भी मिला था, यहाँ मेटल वर्कर्स भी मिले थे। यहाँ पर क्या मिला था, डबल बरियल। डबल बरियल का मतलब क्या था, लड़के और लड़कियों को एक साथ दफनाया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गांधीज डांडी मार्च, या जिसको हम साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, वो स्टार्टेड होता है कहाँ से, साबरमती आश्रम से स्टार्टेड होता है। वो किस चीज़ से एसोसिएटेड था, वो किस चीज़ से संबंध रखता है गांधी का डांडी मार्च या जो साल्ट सत्याग्रह था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आंसर देखेंगे इसका। तो आंसर इसका क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या हिंदी में जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये क्या था, ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि सरकार के जो नियम है उसको हम क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, ठीक है। उल्लंघन करने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब कुछ भी करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक तो सबसे पहली बात इसकी डेट बन सकती है कि भाई जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या जो साल्ट सत्याग्रह था या डांडी मार्च हुआ था वो किस डेट को हुआ था। वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। अब वो कहाँ से चालू हुआ था, वो साबरमती आश्रम से चालू हुआ था। और कहाँ तक गया था, वो साबरमती आश्रम से चालू होता हुआ डांडी विलेज तक गया था, ठीक है। डांडी विलेज तक गया था। तो इसके अंदर और क्या क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ ये पूछ सकते हैं कि भाई टोटल कितने दिन लगे थे इसके अंदर, मतलब जैसे वो साबरमती आश्रम से डांडी विलेज गए थे तो इसके अंदर वो कितना गए थे, उन्होंने वो 240 माइल गए थे। 240 माइल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में उन्हें 24 दिन लगे थे, 24 डेज़, ठीक है। 24 दिन की यात्रा करके साबरमती आश्रम से डांडी विलेज पहुँचे थे, ठीक है। फिर साबरमती आश्रम से वो डांडी विलेज पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने क्या करा, एक मुट्ठी नमक उठाया, और एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने क्या करा, रूल का उल्लंघन करा, जिसको हम क्या कह देते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हम क्या क्या देख सकते हैं कि इससे पूरे जो हमारी गवर्नमेंट थी इंडिया में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो गढ़वाल के सोल्जर्स थे उन्होंने पेशावर की जो जनता थी उस पर क्या कर रहा था, फायरिंग करने से मना कर दिया था, ठीक है। और फॉरेन गुड्स का क्या हो रहा था, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें लड़कियां, लेडीज़ लोग या फिर महिलाएं जो थी वो भी क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। और लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1 लाख लोग क्या कहे गए थे, इस मूवमेंट के चलते कहाँ गए थे, जेल में गए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट है वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो ये किसके थ्रू कराया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने क्या करा था, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट चालू करवाया था, या इसको हम क्या कहते हैं, जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में ये लाया गया था, ठीक है। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये था क्या, ये एक्चुअल में क्या था, एक एग्रीमेंट था जो कंपनी
और जमींदार के बीच में बनाया गया था, जिससे क्या हो, जो लैंड का रेवेन्यू है वो क्या हो, फिक्स रह सके। ठीक है। इसमें जगह भी पूछी जाती है कि सबसे पहले इसको कहाँ लागू किया गया था। तो सबसे पहले इसको एक्चुअल में बंगाल में लागू किया था, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, वाराणसी, मद्रास, फिर कई जगहों पर इसको धीरे धीरे लागू कर दिया गया। ठीक है। अब इसके अंदर और हम क्या देख सकते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई कॉर्नवालिस जो है ये वर्ड आया है, तो इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो इसके दो ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो एक फैक्ट ये है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है बंगाल में वो 1793 में ये लेकर आए थे। और दूसरा फैक्ट ये जो कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, ये क्या है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। मतलब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इंडिया में सिविल सर्विसेज के जो जनक है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर जो पार्टी थी उसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किसने करी थी। ठीक। तो उनकी स्थापना किसने करी थी, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना। सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप दो तीन चीज़ें याद रख सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात, ये सैन फ्रांसिस्को जो कहाँ पर है, यूएसए में है। यूएसओ में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जो लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना ने करी थी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात, ये जो गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो डेट आपसे पूछी जा सकती है, जो डेट क्या है, 15 जुलाई 1913। ठीक है। तो ये जो पार्टी थी, इस पार्टी को इस्टेब्लिश करने का, फाउंड करने का कुछ एम, एक गोल जो था, वो गोल क्या था, वो गोल ये था कि भाई इस पार्टी का मेन मकसद था जो ब्रिटिश राज है इंडिया में उसको क्या करना, उखाड़ फेंकना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन, भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था, ठीक है, उसको क्या करा गया था, प्रपोज किया गया था। ठीक है। जिसमें करो या मरो जो स्लोगन था उसको दिया गया था कि भाई कर, अब की बार करो या मरो। तो ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव में करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसके कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी डेट पूछते हैं कि भाई ये जो रेजोल्यूशन था ये कहाँ पर हुआ था। ये रेजोल्यूशन जो था ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और ये मीटिंग जो थी ये कहाँ हुई थी, गोवालिया टैंक, बॉम्बे में हुई थी। ये एक बॉम्बे सेशन था। ठीक है। इस रेजोल्यूशन में क्या किया गया था, क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन पास करा गया था अगस्त 8 1942 को। ठीक है। और इसका इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिला था, इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला था कि भाई पूरी कंट्री में क्या हो गया था, वायलेंस स्प्रेड हो गया था। गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस थे उनको डिस्ट्रॉय करा जा रहा था। और कई सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर हमने, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनकी पार्टियों ने क्या कर ली थी, खुद की गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली थी। तो कुछ पैरेलल गवर्नमेंट उस टाइम पर कई कई जगह पर इस्टेब्लिश कर दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुग़ल एम्पायर जो है इंडिया में 1526 में किसने इस्टेब्लिश किया था। ये क्वेश्चन हर एक किसी को याद है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, बाबर जो थे 1526 में आए थे, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो बाबर के बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इनके फैक्ट्स हैं। क्या है, इन्होंने 4 बैटल लड़े थे। ये 4 बैटल जो लड़े थे, इन चारों के चारों ये इन्होंने जीते थे। ठीक है। तो लगातार कुछ नहीं करना आपको, 1526 से इनका जो शासनकाल था 1526 से चला था। और इन्होंने 4 बैटल लड़े थे। पहला बैटल जो था 1526, दूसरा बैटल 1527, तीसरा 1528 और चौथा 1529 में। ठीक है। तो पहला बैटल जो था पानीपत का लड़ा था, किसके साथ में लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा था, जिसे बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा खानवा के साथ में खानवा में हुआ था। खानवा में किसके साथ लड़ा था, राणा सांगा के साथ लड़ा था। तीसरा चंदेरी में हुआ, और कौन थी, मेंदनी रॉय थी। और चौथा घाघरा में हुआ, और किससे लड़े थे, महमूद या मोहम्मद लोधी से लड़े थे। ठीक है। तो इनकी 4 की ट्रिक भी लोग याद रखते हैं, जैसे पानी पिया पानीपत, खाना खाया खानवा, चांद देखा चंदेरी, फिर घर गया
घाघरा, फिर उसके बाद क्या हो गया, मर गया। तो ये एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन ये होता है कि जो बाबर था वो कहाँ मरा था, वो कहाँ मरा था, वो आगरा में मरा था। ठीक है। लेकिन उन्हें दफनाया कहाँ गया था, उन्हें दफनाया गया था काबुल में, उन्हें काबुल ले जाया गया था और काबुल में उनका टॉम्ब है, वहाँ पर उन्हें क्या करा गया था, दफनाया गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे आता है कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुझके बाबरी। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे यही अराइज होता है कि तुझके बाबरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी है तो इसका मतलब इन्होंने खुद लिखी है, अगर सिर्फ बायोग्राफी होती तो किसी और ने लिखी होती। तो ये किस लैंग्वेज में है, ये टर्की लैंग्वेज में है। क्लियर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम कह रहे हैं बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट, मतलब बैटल ऑफ पलासी जो है किन दो के बीच में लड़ा गया था। बैटल ऑफ पलासी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन दोनों के बीच में लड़ा गया था। तो ये कब लड़ा गया था, ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये ब्रिटिश ने सबसे पहली बार क्या करी थी, एक खुली जंग करी थी जिसमें वो जीत गई थी, और जीतने के बाद उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और इस तरीके से आगे वो क्या करती गई, कई धीरे धीरे कई कई राज्यों को हड़पती गई। तो इसमें देखो होता क्या है, इसकी एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है बैटल ऑफ प्लासी की। ये क्या करता है कि जो हमारे क्या कहते हैं सिराजुद्दौला थे, इन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि इनकी जो हमारे जो इंडिया है, इंडिया पे कई जगह क्या कर लिया था, ब्रिटिश ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। तो पसंद ना आने की वजह से इन्होंने क्या करा था, जो कोलकाता में जो ब्रिटिश का कंट्रोल में जो एरिया था उनको इन्होंने क्या कर लिया था, वापस से ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑक्यूपाई करने के बाद क्या थे, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको मद्रास से कलकत्ता भेजा गया था छुड़वाने के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव जब मद्रास से कलकत्ता जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो मीर ज़फ़र होता है, यहाँ पे इनका कमांडर होता है सेनापति, जिसको हम कह रहे हैं, जिसका नाम था मीर ज़फ़र। मीर ज़फ़र को वो क्या करते हैं, ब्राइव कर देते हैं। ब्राइव करने का मतलब उसे कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें अगला नवाब बना दूंगा, अगर मैं सिराजुद्दौला से जीतता हूँ तो अगले नवाब बंगाल के तुम बनोगे। ठीक है। तो जब लड़ाई चालू होती है, तो लड़ाई जब चालू होती है तो यहाँ इस तरफ क्या होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव होते हैं ब्रिटिश, और इस तरफ से क्या होते हैं, हमारे नवाब, जिसका नाम है क्या, सिराजुद्दौला। ठीक है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं उनके पास तो केवल 3000 सोल्जर्स होते हैं, जबकि जो नवाब होते हैं हमारे सिराजुद्दौला, इनके पास कितने होते हैं, 50,000 सोल्जर्स होते हैं। और प्लस में क्या होती है, फ्रांस भी इनको सपोर्ट कर रहा होता है, फ्रांस की भी एक छोटी सी बटालियन इनके पास में होती है। लेकिन क्या होता है, जब युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध को इस तरीके से लड़ा जाता है कि जो मीर ज़फ़र होता है, इस मीर ज़फ़र के पास में इस सेना का 1/3 हिस्सा होता है। तो ये मीर ज़फ़र क्या होता है, फंस जाता है, ये लड़ाई में जाता ही नहीं। तो इसकी जो सेना होती है वो और कमज़ोर पड़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो युद्ध करते समय ना बारिश चालू हो जाती है। तो बारिश चालू होने की वजह से क्या होता है कि जो नवाब के पास जितनी भी बंदूकें थी, वो बंदूकें क्या होती है, भीग जाती है, और भीगने की वजह से उसमें से फायरिंग नहीं होती। तो नवाब को ये लगता है कि भैया क्लाइव की भी बंदूकें जो होंगी वो भीग गई होंगी बारिश में, तो अब लड़ाई तो हो नहीं सकती, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जीत जाएंगे। लेकिन क्लाइव जो होता है ये थोड़ा चालू होता है, ये पहले से ही क्या होता है, ड्राई पाउडर लेकर आता है, मतलब टारपोलिन की वजह से अपने पाउडर को क्या करता है, सूखा रखता है। और ये क्या करते हैं, इन पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, और अंधाधुंध फायरिंग होने की वजह से यहाँ पर जो नवाब होता है उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिससे वो फिर क्या होता है, पीछे हट जाता है, और ये जो युद्ध होता है ये हार जाता है। जबकि जीत किसकी होनी चाहिए थी, नवाब की होनी चाहिए थी, लेकिन मीर ज़फ़र की वजह से ये कहीं ना कहीं क्या होता है, अपना युद्ध हार जाता है। ठीक है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर अगली सीरीज़ चाहिए आपको तो कमेंट करके बताओ, और लाइक करो, शेयर करो इसे। ठीक है। थैंक यू।